हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम दिखाने। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेहरू प्लानिटेरियम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। जैसे यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे आ पाओगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ का लोकेशन रहेगा तीन मूर्ति मार्ग एरिया, न्यू दिल्ली का। यहाँ तक आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन का होगा। पार्किंग एरिया बनाया हुआ है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगा। तो इस तरफ टिकट काउंटर है, आप यहाँ से ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं और बुक माई शो से ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। शो का टाइमिंग आप देख सकते हैं। 2D का शो टाइमिंग इस तरफ बताया हुआ है, 3D का शो टाइमिंग इस तरफ बताया हुआ है। 2D का शो टाइमिंग इंग्लिश का जो स्टार्ट होगा वो 11 बजे स्टार्ट होगा। दूसरा शो इंग्लिश का रहेगा 3 बजे का। तीसरा जो शो रहेगा 2D में वो हिंदी का रहेगा 5 बजे। इसका जो टिकट रहेगा अडल्ट के लिए 100 रुपये रहेगा और चिल्ड्रंस के लिए 70 रुपये रहेगा। 3D का शो टाइमिंग आप इस तरफ देख सकते हो। पहला शो हिंदी का होगा, 12 बजे स्टार्ट होगा। दूसरा शो इंग्लिश में होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा। तीसरा शो हिंदी में होगा, 4 बजे स्टार्ट होगा। और चौथा शो इंग्लिश में होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा। और 3D में अगर आप देखते हैं तो इसका टिकट रहेगा अडल्ट के लिए 200 रुपये और चिल्ड्रंस के लिए 150 रुपये। मंडे को ये जगह बंद रहेगा। यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट भी हो जाता है। तो दोस्तों टिकट मैंने ले लिया है। 2 अडल्ट के लिए टिकट रहेगा 200 रुपये। 5 बजे का जो स्लॉट होता है उसमें 2D का टिकट है 100 रुपये एक बंदे का। और 3D टिकट अगर आप लेते हैं तो उसका टिकट रहेगा 200 रुपये पर बंदे का। तो दोस्तों अंदर एंट्री करते हैं ना, इस तरह से एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का म्यूज़ियम दिखाता हूँ। ये है अंतरिक्ष मास्टर RAPD11। इसके बारे में आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हो। ये दिखने में कुछ इस तरह का है। ये बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी कुछ जान भी पाओगे आप तारामंडल के बारे में। ये देखो इस तरह से समझाया हुआ है काफ़ी कुछ। पहला नक्षत्रशाला, तो आप इसको आराम से ना यहाँ पे थोड़ा जल्दी आके इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे अलग अलग यंत्र दिखाया गया है, दिशाएं खोजने के लिए यंत्र है, बहुत कुछ है। सूर्य की ऊंचाई की अप्रत्यक्ष माप के लिए इस तरह का यंत्र है। पुराने टाइम पे जो यंत्र यूज़ किए जाते थे वो यंत्र यहाँ पे दिखाया हुआ है। इंडियन ट्रेडिशन इन एस्ट्रोनॉमी, तो आपने यहाँ पे जंतर मंतर देखा ही हो। तो जंतर मंतर में जितने भी यंत्र रखे हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये सम्राट यंत्र है। यहाँ पे एक मिस्र यंत्र होगा, ये राम यंत्र है, ये मिस्र यंत्र है और ये राम यंत्र के बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे। मैपिंग द स्काई, जंतर मंतर में जितने भी यंत्र बनाया हुआ है वो सब यहाँ पे आप देख पाओगे, उसके बारे में आप पढ़ पाओगे। सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्ड। ये देखो इस तरफ लाइनें लग चुकी है अंदर जाने के लिए, बहुत लंबी लाइन है। और भी बहुत कुछ अंदर आप देख पाओगे। रेट्रोग्रेड मोशन, यहाँ पे आप तारामंडल से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ पाओगे। बहुत कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। भूतकाल का दूरदर्शी, यहाँ पे इस तरह कुछ दूरदर्शी बनाया हुआ है और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। दूरदर्शी क्या है? छोटी या बड़ी दूरदर्शी वह यंत्र है जो धुंधले आकाशीय पिंडों को बड़ा तथा चमकदार बनाने के लिए अधिक प्रकाश को एकत्रित करता तथा प्रतिबिंब को बढ़ाता है। 2 मुख्य प्रकार के दूरदर्शी होते हैं, अपवर्तिका जिसमें लेंस का प्रयोग तथा परावर्तिका जिसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी यार दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसके बारे में अच्छे से दिखाया हुआ है। लेंस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेंस चैप्टर में ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एक दूरबीन बनाया हुआ है, परावर्तिक दूरबीन में प्रकाश का पथ। अच्छा, प्रकाश का पथ इसमें दिखाया हुआ है कि प्रकाश दूरबीन के अंदर प्रकाश का जो पथ होता है वो किस तरह से, इसको दबाना पड़ता है फिर दिखाई पड़ता है। ये देखो प्रकाश का पथ इसमें दिखाया हुआ है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे भी बहुत कुछ इसके बारे में बताया हुआ है जो आप वीडियो रोककर आराम से देख सकते हो। टेलीस्कोप एज द टाइम मशीन, भूतकाल में यात्रा, तो यहाँ पे भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो।
इस म्यूज़ियम के अंदर तारामंडल से रिलेटेड बहुत कुछ आप देख पाओगे, पढ़ पाओगे। आपने साइंस में पढ़ा था ना डॉपलर प्रभाव, उसका एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। दोनों गैलरी में जानने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों को लेकर आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ जानने के लिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ यहाँ पे आके सीख पाएंगे। यहाँ पे आप रियल एस्ट्रोनॉट सूट भी देख पाओगे। अंतरिक्ष में जाने के लिए इस तरह का कुछ सूट होता है। ये सूट पहन के ही आप ऊपर जा सकते हो। इस तरह के जूते होते हैं। तो एस्ट्रोनॉट सूट के साथ आप सेल्फी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे 3 भारतीयों का फ़ोटो भी लगा हुआ है जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स। बाकी यहाँ पे एक मॉडल दिख जाएगा आपको। यहाँ पे एक गैलरी है, दोनों तरफ बहुत कुछ जानने के लिए आपको देखने को मिलेगा। लाइन में लगा हुआ हूँ, बहुत लंबी लाइन है। तो 4 साल से नीचे के बच्चों का यहाँ पे एंट्री फ्री है, बाकी ऊपर टिकट लगता है। अंदर एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे टिकट चेक कराना होगा, फिर ही आप अंदर एंटर कर पाएंगे। तो दोस्तों थिएटर के अंदर आ गए हैं। ये सिटिंग एरिया कुछ इस तरह का बनाया हुआ है और स्क्रीन ऊपर होगा। ये देखो सारे प्लैनेट। 5 बजे स्टार्ट होगा, अभी 5 बजे नहीं है। अब शो स्टार्ट होने वाला है। अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दे। वाओ, वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। इसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है, पर देख सकते हैं। इससे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ, जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मित हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद
विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा, जो अनगिनत तारों से बनी है, आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारे इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकले कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में
जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई। भाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकरिए लोगों से हम आदिवासी बन गए। दोस्तों इस तरफ है तारामंडल और इस तरफ बनाया हुआ है एक मोन्यूमेंट, और इसके बारे में आप वीडियो रोक कर आराम से पढ़ सकते हो। मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ ये जगह कैसा है, अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख पाओगे। तो ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये जगह पूरा अच्छे से। तो दोस्तों इस जगह का नाम है कुशक महल। ये इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुशक महल। दिस मोनूमेंट वॉज मोस्ट प्रॉब्ली यूज एज ए हंटिंग लॉज शिकारगाह एंड वॉज बिल्ड इन द रेंज ऑफ फिरोज शाह तुगलक AD। ये बताया हुआ 1351 से लेकर 1388 के बीच में इसको बनाया गया है। बाकी आप वीडियो रोक कर पढ़ लेना। तो ऊपर चलते हैं, आपको ना मोनूमेंट दिखाते हैं। स्क्वायर में बनाया हुआ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखो ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम हमें ऐसे ही 20 से 30 सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। कपल्स बहुत आते हैं यहाँ पे। ये देखो काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे एक मोनूमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह का बनाया हुआ है। तो ऊपर आके आप बैठ सकते हो। किधर जाऊँ, हर तरफ लोग हैं। ये देखो इस तरह का कुछ स्क्वायर में बनाया हुआ है। बाकी पीछे पार्क होगा। पीछे पार्क तो नहीं, मेरे को जंगल लग रहा है। ये इस तरह का पीछे जंगल टाइप बनाया हुआ है। तो इस तरफ निकलने के बाद ना यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है। आप इस तरफ आके फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो पीछे की तरफ से इस तरह का कुछ दिखता है। ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। ये यहाँ पे आपको इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी मिल जाएगा, ये SLV-3। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये देखो ऊपर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। देखो कितना ऊंचा है। नेहरू प्लानिटेरियम के अलावा आप यहाँ पे और भी बहुत कुछ देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पार्क है, एक मोन्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देख पाओगे और शाम के टाइम यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी आप देख पाओगे। हर एक चीज़ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, तो टिकट काउंटर से पहले टिकट ले, उसी के बाद आप आए। गिलेरी गिलेरी गिलेरी, तो आप यहाँ पे बहुत सारे गिलेरी, पक्षियाँ, बहुत कुछ देख पाओगे।
हरियाली देख रहे हो चारों तरफ कितनी ज़्यादा हरियाली है। बैठने के लिए आपको इस तरह से बीच बीच में बेंचेस भी मिल जाएंगे। पार्क के अंदर ना आपको बहुत अलग अलग टाइप के फूलों के पौधे भी दिख जाएंगे। इस तरफ इस तरह के वाइट कलर के फूल है, उस तरफ रोज़ के बहुत सारे हमने वैरायटी देखे हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ भी आपको दिखेंगे इसके अंदर, जिसमें बीच बीच में आपको मोर, ये देखो ये मोर दिख जाएंगे बीच बीच में, ये लोग बोलते भी हैं।